बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फोर्थ पिलर टीवी देखने वाले लाखों अफराद को अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मज़हर इकबाल हूँ और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं करंट सिचुएशन। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त में मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बिल्कुल सामने। एक एहतजाजी कैंप लगा हुआ है और ये नेशनल प्रेस क्लब की तारीख में दूसरा एहतजाजी कैंप है। इससे कबल जब यहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात में धांधली हुई थी तो यहाँ पे एहतजाजी कैंप लगाया गया था और सहाफ़ियों ने इसकी बड़ी पजीराई की। ये धांधली क्यों होती है, कैसे होती है, ये किसी और नशिस्त में आपके साथ इस पर तफसीली बातचीत हम करेंगे। तो आपको मैं बताऊं कि जो पहला एहतजाजी कैंप लगा उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि सहाफ़ियों ने बड़ी पजीराई की और उसके बाद इस एहतजाजी कैंप के रूए रवां जो हैं वो इलेक्शन में जीत गए अगली दफ़ा और वो नेशनल प्रेस क्लब के सदर बने। लास्ट ईयर मार्च में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन नहीं बल्कि वो एक फ्रॉड हुआ था। मुतनाज़ा फहरिस्तें थी, सहाफ़ियों से कहा गया कि ये फहरिस्तें ठीक की जाएंगी, वो फहरिस्तें ठीक नहीं की गई और मामला अदालत में चला गया और अदालत में अभी मामला था ही कि एक फ्रॉड तरीके से फसाद क्रिएट करके इंतखाब कराया गया और उसके बाद फिर जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जेन्युइन सहाफ़ी हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर एहतजाजी कैंप लगा लिया। यानी मार्च के बाद से ये कैंप एक दफ़ा फिर यहाँ पे लग चुका है। मार्च में इस दफ़ा फिर इंतखाबात होने हैं। देखते हैं कि क्या सिलसिलाकार होगा, किस तरह से लोग जो है वो नेशनल प्रेस क्लब में जो नाजायज़ कब्ज़ा है उसको छुड़ाने के लिए अपने वोट का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। मैंने अर्ज़ किया ना कि आज मेरा मौजू नेशनल प्रेस क्लब नहीं है बल्कि मेरा आज का मौजू है रावलपिंडी इस्लामाबाद के बिलखुसूस और पूरे पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, जो जबर किया जा रहा है, जो उनको नौकरियों से फारिग किया जा रहा है, मुआशी कत्ल किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए कि ये नेशनल प्रेस क्लब जो है इस हवाले से सेवियर बन जाता, सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत फराहम करता, लेकिन ऐसा नहीं है। और एक दफ़ा फिर ये जो एहतजाजी कैंप है ये सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब के साबिक सदर और इस कैंप के रूए रवां जनाब शकील करार साहब। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से देख रहे हैं सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म हो रहा है और इस जुल्म के खात्मे के लिए उनके पास क्या हिकमत अमली है। अस्सलाम वालेकुम जनाब शकील करार साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने फोर्थ पिलर टीवी यूएसए के लिए वक्त निकाला। जिस तरह आप सुन रहे थे कि आज का हमारा मौजू ये तो नहीं है कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की जो वोटर लिस्टें हैं उनमें कितने लोग जली हैं, किस तरह से इलेक्शन को जो है वो मैनिपुलेट किया जाता है, धांधली की जाती है। इस पर हम किसी और दिन तफसीली बातचीत करेंगे और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर को बताएंगे कि नेशनल प्रेस क्लब में किस तरह से फ्रॉड हो रहा है और क्या मामलात हैं। आज का मेरा मौजू ये है कि अभी आपने देखा कि बोल टीवी से बड़ी तादाद में लोगों को निकाल दिया गया, इससे कबल दुनिया टीवी ने लोगों को फारिग किया और बाज़ इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि दीगर टीवी चैनल्स जो हैं वो भी सहाफ़ियों को और मीडिया वर्कर्स को नौकरियों से निकालने जा रहे हैं। आपके क्रेडिट पे ये है कि इस मुल्क का एक बड़ा अखबार नवाए वक्त जब उसने अपने कारकुनों पे जुल्म किया तो आप ही वो शख्स थे जो कि वहाँ जाके खड़े हुए, हम सारे आपके साथ थे और आपने वहाँ पे ज़ोरदार एहतजाज किया। आपके ख़िलाफ़ मुकदमात भी बने लेकिन आपने मुकदमात की परवाह नहीं की, पीछे मुड़ के नहीं देखा आपने और उसका नतीजा ये हुआ कि नवाए वक्त के कारकुनों को उनके वाजबात मिलना शुरू हो गए। आज काफ़ी लोग जो हैं वो अपने वाजबात ले चुके हैं और आपकी जद्दोजहद जारी है। एक दफ़ा फिर वो कहा था ना किसी ने कि एक और दरिया का सामना था मुझको, मुनीर गालबन, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। क्या हिकमत अमली है आज जो मीडिया के साथ हो रहा है? बहुत शुक्रिया मज़हर इकबाल साहब। बात ये मज़हर साहब के मीडिया पर जो आज क्राइसिस आए हुए हैं ये हर दौर में होते हैं, सियासी हुकूमतें हों, जमहूरी दौर हो या मार्शल लॉ या सिविल मार्शल लॉ की सूरत हाल हो। लेकिन इस मरतबा कुछ ऐसा अजीब सा हो रहा है
कि तनख्वाहों में कट, कोरोना का बहाना 2 साल चलता रहा, तो क्या किसी मालिक ने अपनी बड़ी गाड़ी बेच के छोटी गाड़ी ली? नहीं। क्या सरीना और मैरियट के अलावा किसी मालिक ने रिहाइश इख्तियार की इस्लामाबाद? नहीं। तो फिर ये जो कट है वो एक कारकुन के लिए ही क्यों लगता है? अब एक ड्राइवर है बाहर में टीवी में काम करने वाला, उसकी 20,000 25,000 तनख्वाह होगी, उसमें आप 4-5 हज़ार कट लगा दें तो वो कहाँ से पूरा करेगा? रिपोर्टर्स, कैमरामैन, फोटोग्राफर, डेस्क पे काम करने वाले लोग, वो पिछले 4 साल से इंतहाई कर्ज पुर्सी की हालत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। उसकी वजूहात जहाँ और भी हैं तो वहाँ एक बड़ी वजह कि वो टाउट नमा सहाफ़ी, जिन्हें मैं कहूँगा कि जो मुख्तलिफ अदारों में बैठे हैं सिर्फ मालिकान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। बाज़ तो ऐसे भी हैं चैनल्स में बैठे हुए जो भारी तनख्वाह ले रहे हैं और सिर्फ अपने मालिक का और उसके कहने पर दीगर मालिकान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आप देखें कि जब भी ऐसा क्राइसिस आता है, पहले एक प्रेसिस जारी होती है उसकी तरफ से, फिर उसके बाद एक 15-20-25 लोगों का मुजाहरा होता है और उसके बाद मामलात सेटल हो जाते हैं। मालकान से मामला सेटल कर लेते हैं, मालकान से कुछ ले दे के कुछ हुकूमत के साथ बातचीत करके। तो ये एक ऐसी ड्रामाबाजी की जा रही है कि जिसको आम जो कारकुन है जो अपने फ़िक्र माश में लगा हुआ है वो समझ नहीं पा रहा। हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं बार बार कि आप देखें कि हालात क्या है और किस तरह एक कारकुन को उसकी खरीदो फरोख्त की जाती है, सियासत कैसे की जाती है, सियासत के नाम पर आपकी बोली लगाई जा रही है। वो किस तरह लगाई जाती है? इसी तरह लगाई जाती है कि उसके अगर किसी चैनल ने, किसी अखबार ने अगर 5, 10, 20 लोगों को निकाल दिया एक वक्त में, तो फिर एक ज़ोरदार नारा मारा जाता है कि हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। लेकिन अंडर द टेबल जो डीलिंग होती है वो आज तक सामने नहीं आ सकी है, क्योंकि वो फिर मालिक और उस मुजाहरे के डीड कर माजी में हमने देखा बहुत से टीवी चैनल्स के साथ अंडर द एंड डील हुई। देखिए ना, लास्ट टाइम भी नोएबा का आपने जिक्र किया, तो हम जब मुजाहरा कर रहे थे अगले दिन वही वफात बस टोला वहाँ बैठ के चाय पी रहा था, उस अदारे में गया, वहाँ चाय पी और उनसे अजहारे यकजहती किया, मालकान के साथ, कारकुनों के साथ नहीं किया। मालकान की चाय पी, मालकान की अखबार में अपनी 2 कॉलम खबर लगवाई और उठ के आ गए। तो ये क्या था? देखिए ना, हम डील का नतीजा था। नुमाए वक्त के लोगों के वाजबात बकाजात के लिए हम गए थे, हम अखबार खरीदने नहीं गए थे। हमारा एहतिजाज यही था कि जो बकाजात हैं जो अभी तक 100% पे नहीं हुए हैं, 50% हो चुके हैं, तो उनको पे किया जाए। अब देखें ना, अब एक नया सिलसिला चल पड़ा। जब ये सिलसिले बढ़ते रहे, आज भी सूरत ये है कि बोल टीवी से 2 रोज़ कबल 13 लोगों को एक SMS पे, एक शॉर्ट SMS पे फ़ारिग कर दिया गया। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कहीं पर यह कानून है कि एक SMS के ज़रिए आप किसी एम्प्लॉय को फ़ारिग कर दें? शकील करार साहब, जब हम बात करते हैं लोगों के मुलाजमत के हक की, तो कल वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने मीडिया के साथ बातचीत की और उनका कहना था कि पैमरा एक्ट जो है वो जर्नलिस्टों की मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। जब ऐसा है तो 2 चीज़ें मुझे पूछनी, तो फिर किस तरह से मालकान ने निकाल दिया लोगों को, और फिर क्या वो जो पैमरा का एक्ट है उसके ऊपर अमल दरामद किसने करना है? अगर मुर्तज़ा सोलंकी साहब ये कह रहे हैं तो क्या उन्होंने जर्नलिस्टों को नौकरियों से निकालने वाले जो टीवी चैनल्स हैं उनके इश्तारात पे कोई पाबंदी लगाई? आपके पास ऐसी कोई इतला है? देखिए, मैंने अर्ज़ किया ना कि ये हुकूमतों की एक खलवाड़ का तरीका होता है कि एक वफाकी वज़ीर उठेगा और वो बयान दे देगा कि जी पैमरा एक्ट में शामिल है, वो शामिल है। पैमरा एक्ट में तो हम तक ये देखते आ रहे हैं कि बस उसकी ज़बानबंदी कर दी जाए, उसका प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया जाए, उसको शोकास नोटिस किया जाए, उसको जुर्माना किया जाए। कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर आज तक जब से ये अदारा बना है कोई एक स्टेप उठाया गया हो तो बता दें मुझे। मतलब एक वाक़े की एक उस अमल की जो नफ़रत अंगेज़ अमल है, कारकुन को निकालना, उस पर एक मज़म्मती बयान भी अगर होता तो हम कहते हैं हाँ ये एक बयान इन्होंने जारी किया था। तो वो एक्ट किसके लिए बनाया गया? कारकुन साफ़ियों के लिए। तो कब इस्तेमाल होगा? ईद के बाद क्या रमज़ान में इस्तेमाल होगा? बात ये है कि वो वफाकी वज़ीर हमें बता रहे हैं कि पैमरा एक्ट में शामिल है चीज़ें मौजूद हैं, तो हुकूमत उस पर अमल दरामद करवाए। आपने खुद कहा कि क्या इश्तार बंद हुए? नहीं बंद हुए। मैंने तो आपसे अर्ज़ किया ना कि पहली बात मैंने ये की कि कोरोना में भी क्या किसी मालिक ने अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी बेच के कोरोला गाड़ी ली? नहीं। क्या श्रीनगर को छोड़ के इस्लामाबाद होटल में शिफ्ट हुआ? नहीं हुआ ना।
तो अब आपके खर्चे ख़त्म नहीं होते, पूरे आप करने के लिए सब कुछ करते हैं, आपके बाकी चीज़ें चल रही हैं, सिर्फ अगर कट मारते हैं तो एक गरीब कारकुन पे मारते हैं। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। अभी आपने बोल का जिक्र किया, दुनिया का जिक्र हुआ, और बाज़ इत्तलात के मुताबिक कुछ और टीवी चैनल्स हैं, अखबारात हैं, वो अपनी डाउन साइजिंग की जो प्लानिंग है वो कर रहे हैं। क्या हिकमत अमली है आपकी, किस तरह से इसको आप डील करेंगे इस सारे क्राइसिस को? देखिए, इसको हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहली बात तो ये कि हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं जो खुद चाहते हैं कि उनके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि लोग के अंदर अभी भी खौफ है, लोगों का ईमान कमज़ोर है। वो इस बात पे यकीन उनको करना चाहिए कि राज़िक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, कोई और राज़िक नहीं है। जहाँ आपका जितना रिस्क लिखा है वो आप खाएंगे, दुनिया है या कोदारा है। लेकिन इसी कमज़ोरी की फ़ायदा उठाते हुए लोग को डराया जाता है, उनको खौफ का शिकार किया जाता है कि आप ऐसा ना करें वरना आपके खिलाफ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब इंसान में खौफ ख़त्म हो जाए, खौफ खुदा पैदा हो जाए, तो फिर वो लड़ता है, और अपने लिए भी और दूसरे के हक़ के लिए भी लड़ता है। यानी आपके ख्याल में जो सहाफ़ी या जो मीडिया वर्कर मुतासर होता है वो भी अपने हक़ के लिए बाहर नहीं आता? ये तो अलमिया है हमारा। अगर आज वो सामने आ जाए, अगर वो आज अपने हक़ के लिए या किसी के हक़ के लिए खड़ा हो जाए, हम कहते हैं यार आज अगर आप किसी के लिए खड़े हैं तो कल आपको अकेले कोई खड़ा होगा। यार आज आप किसी की खुशी में शामिल हुए तो लोग फिर आपकी खुशी में शामिल होंगे। आज आप किसी गम में गए हैं तो कल आपके गम में भी लोग शरीक होंगे। जब आप किसी को पूछ नहीं रहे, आप किसी के साथ मेल जोल नहीं रख रहे हैं, तो आप किसी मुश्किल में साथ नहीं खड़े हैं, तो आपके पीछे कौन आएगा? यही बात हम हर को कहते हैं कि खुदा के लिए आज हम किसी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो आप उठे, उसका साथ दें, उसके लिए उठे। कल खुदा न खास्ता आप पे बुरा वक्त आया तो वो आपके लिए आएगा, साथ में और लोगों को लेकर आएगा। ऐसी मोमेंटम बनता है, प्रेशर बनता है, और हुकूमतें और अखबार के मालकान बैकफुट पर जाते हैं और कारकुनों के मुतालबात पूरे करते हैं। घरों में बैठ के कभी भी आपको कुछ नहीं मिलता है, तो अपने लिए और दूसरों के लिए आपको निकलना पड़ेगा। इसी तरह मिसाल मैं दूंगा नेशनल प्रेस क्लब की। अब बात आपने शुरू में की कि ये जली वोट, हम कहते हैं जली वोटर की परवाह नहीं हमें, सिर्फ जो जली वोटर की किस तरह परवाह नहीं? एक बंदा जो साफ़ी नहीं है, देखिए वो किस तरह मेंबर बन सकता है? इस सेंस में परवाह नहीं है कि इलेक्शन की हद तक, कि इलेक्शन में अगर हमारा असल जो वोटर है, असल कारकुन, असल वो ताकत है हमारी, वो निकल आए, वो वोट कास्ट कर दे, तो आपको जली वोटर खुद भाग जाएगा वो। देखिए वो क्योंकि उसके अंदर चोर है ना, उसने चोरी से गैर कानूनी तरीके से मेंबरशिप ली हुई है, सिफारिश करके दबाव डाल के मेंबरशिप ली हुई है, उसके अंदर चोर है, तो जो असल साफी को देखे खुद भागेगा, वो छुपता फिरेगा वो। लेकिन लोग वोट कास्ट करने नहीं आते। और ये जो जली वोटर हैं ये तो एहतमाम से वोट डालते हैं, सुबह 8 बजे आप पहुंचे होते हैं। अच्छा हम जाते हैं जी उसी तरफ, जो कारकुनों को इस वक्त, कारकुन सहाफ़ियों को जिन मसाइल का सामना है। आप अमेरिका गए हैं, आप बरतानिया गए हैं, दुनिया के और दीगर ममालिक में भी गए हैं, वहाँ पे आपने मीडिया का स्ट्रक्चर देखा है। क्या इसी किस्म के मसाइल का सामना है वहाँ पे भी जर्नलिस्टों को? नहीं, ऐसा तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखा कि जो मसाइल पाकिस्तान में हैं वो किसी और मुल्क में इस तरह के हालात हों। ख़ास तौर पे आपने कभी सुना है कि बैरून मुल्क हमारे कुछ लीडर जाते हैं, वो किस लिए जाते हैं? यहाँ सहाफ़ियों के नाम पर चंदा लेने के लिए बैरून मुल्क जी, कि हमने सहाफ़ियों की मदद करनी है, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनके लिए आवाज़ उठानी है, तो आप हमें डोनेशन दें। अच्छा, कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि वो गैर मुल्की इदारे जो पाकिस्तान में बैन है, उन पर पाबंदी है। मैं इसके ऊपर होमवर्क कर रहा हूँ, आने वाले कुछ दिनों में आपके साथ इस पर भी बात होगी कि वो इदारे जो बैरून मुल्क के हैं, जो यहाँ पे पाकिस्तान में बैन है, उन इदारों से भी फंड्स लिए जाते हैं, थर्ड पार्टी के नाम पे, थर्ड पार्टी के जरिए यहाँ पे लिए जाते हैं, और कहा जाता है जी वर्कशॉप्स हो रही हैं, साफ़ियों की इस्तेदाद कार बढ़ाई जा रही है, और मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। इस पर भी बात होगी। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जर्नलिस्टों की जो मुलाजमतें हैं उनको किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है? देखिए, एक तो बैरून ममालिक में उनके जो लोकल सहाफ़ी हैं उनका अपना अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन जो पाकिस्तानी सहाफ़ी यूरोप में, अमेरिका में या यूके में बैठे हैं, तो वो अपना सिस्टम चला रहे हैं कि जैसे उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स की इन्होंने साइट्स ली हुई हैं, और उसको वो फिर यूके और यूरोप में उसको रन कर रहे होते हैं। नहीं, मैं ये फ़र्ज़ करें अमेरिका है, तो जो
या बरतानिया है, बरतानवी इदारे जो हैं, नशरियाती इदारे हैं या अखबारात हैं, वो अपने यहाँ जर्नलिस्टों के साथ क्या करते हैं, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का क्या मामला है? क्या आप समझते हैं कि कवानीन में इतनी जान है, इतनी इम्प्लीमेंटेशन है कि वहाँ लोग जो हैं रातों रात लम्हों में जो उनकी नौकरियाँ ख़त्म नहीं हो जाती और माशी परेशानियों का शिकार नहीं वो हो जाते? देखिए, आपने दो बातें की। एक तो बात की कानून की और एक बात की अमल दरामद की। कानून तो पाकिस्तान में भी है, लेकिन अमल दरामद क्या है? अमल दरामद क्या मेरिट पे होता है? ठीक है ना। जैसे कि आपने खुद कहा कि निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कैमरा एक्ट का हवाला दिया, तो फिर हम वही मुतालबा करते हैं कि वो अब इम्प्लीमेंट कब होगा और किस तरह होगा और क्या वो कारकुनों के हक़ में होगा। देखिए ना, आप बरतानिया की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, तो वहाँ सिस्टम है। वहाँ कभी आपने सुना है, पढ़ा है, मैंने तो देखा नहीं वहाँ जाके कि मुझे ऐसा नज़र आया हो कि किसी सहाफ़ी को उन्होंने इस तरह ही SMS के ज़रिए फारग कर दिया हो, टेलीफोन कॉल पे कह दिया हो कि सिक्योरिटी गार्ड को कि ये एम्प्लॉय है वो ऑफिस दाखिल नहीं हो पा सकता, उसका सामान उठा के बाहर फेंक देते। हमने कहीं सुना नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं। अगर आपके नोटिस में तो बता दें हमें, पाकिस्तान का इशू यही है कि यहाँ सहाफ़त, पहले कहा जाता था आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी सहाफ़त बचाओ। अब मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में आज़ादी सहाफ़त बचाओ नहीं बल्कि साफ़ी बचाओ का मामला शुरू हो चुका है। आज़ादी सहाफ़त तो ख़त्म हो चुकी है। एक वक्त था कि एक प्लान के तहत किसी अगर एंकर के साथ कोई मामला पेश आता था तो आज़ादी सहाफ़त पर कदगन का इल्ज़ाम लगा के एक नई दुकान खुलती थी। ठीक है, आज सहाफ़ी मारा जा रहा है, भूखा मारा जा रहा है, तो आज़ादी सहाफ़त तो कहीं बहुत पीछे रह गई है। अब साफ़ी बचाओ वाला मामला शुरू हो चुका है, क्योंकि वो भूखा मर रहा है, वो दफ्तर में काम भी कर रहा है, तो उसके हालात क्या हैं सबके सामने। अच्छा, चलें हम बात कर लेते हैं कि बिलियंस ऑफ रुपीस के सरकारी इश्तहारात दिए जाते हैं अखबारात को, टीवी चैनल्स को। आप नहीं समझते कि ये जो सरकारी इश्तहारात हैं, किसी भी मीडिया हाउस को देने के लिए ये शर्त आयद होनी चाहिए कि वो अपने कारकुनों की ना सिर्फ मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा बल्कि बर वक्त उनके जो वाजबात हैं, जो तनख्वाहें हैं, वो भी अदा करेगा? देखिए, पाबंद तो बहुत चीज़ों का है, लेकिन बात फिर आती है, सवाल वही उठता है कि इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए, आपने बात की मुलाजमत की, अब तो ये कानून बन चुका है कि जो आपकी ABC है किसी अखबार की, ऑडिट ब्यूरो जो सर्टिफिकेशन है, उसके लिए मस्ट है कि जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं वो EOBI से रजिस्टर्ड हो, बाकायदा उनकी ओल्ड एज बेनिफिट जो है उसका इंश्योर हो। तो बहुत से इदारों ने, अपने अखबारात ने EOBI के लेटर साथ लगाए हुए हैं। तो क्या उसकी तस्दीक को अमल है, कोई कंफर्मेशन है कि वाकई ही इसके तमाम एम्प्लॉइज़, चाहे 10 हैं, 5 हैं, 20 हैं, वो उस जगह पर, उस इदारे में EOBI में रजिस्टर्ड हैं, बेनिफिट्स उनके चल रहे हैं, उनको मिलेंगे। इस बात की कहीं पर इंश्योरिटी है, किसी चीज़ को इंश्योर किया गया कि ये वाकई हो रहा है? तो ये कौन करेगा, कैसे होगा? हुकूमत ने करना होता है, इसी वज़ारत इत्तलात ने करना होता है। अच्छा, आपके इल्म में है कि फोर्थ पिलर टीवी के जो चेयरमैन हैं फारूक मिर्ज़ा साहब, वो फोर्थ पिलर विजिलेंट मीडिया वॉचडॉग प्लेटफॉर्म से सहाफ़ियों के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। उनका एक ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं या जो सहाफ़ती लीडर्स हैं वो अदालतों का रुख नहीं करते। अगर अदालतों में आप जाएँ तो शायद लोगों को रिलीफ मिल सकता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अदालतों का ये हाल है कि आपने खुद जिक्र किया था कि नेशनल प्रेस क्लब का जब लास्ट टाइम फ्रॉड हो रहा था तो तमाम अपोजिशन जो ग्रुप्स हैं 10 के करीब, उन सब ने उसका बाइकाट किया था कि 1500 से ज़ायद इन्होंने फेक वोटर रातों रात बनाए थे। हमने चैलेंज किया, इन्होंने जज को अप्रोच किया, हमने जज चेंज करने की दरख्वास्त दी, फिर उन्होंने अप्रोच किया उस जज को। तो 4 मरतबा ऐसा हुआ कि जज की तब्दीली के लिए, अदालत की तब्दीली के लिए हमने दरख्वास्त दी, वो मंजूर हुई। फिर क्या हुआ, अचानक फ़ैसला आया और हमारा जो स्टे था वो ख़त्म किया, और स्टे ख़त्म, केस चल रहा था, लेकिन जो टेम्परेरी एक स्टे था वो जो ही ख़त्म हुआ अगले दिन इलेक्शन हो गया, उसी दिन अनाउंस किया और अगले दिन इलेक्शन हो गया। तो ये इलेक्शन नहीं, एक फ्रॉड था वो तो यही मसला इस तरह भी चलता है कि अदारों में जो कारकुन काम कर रहा है उसको नहीं पता कि कल वो दफ्तर आ सकेगा या नहीं, कल वो नौकरी पर है या नहीं। अच्छा, मैंने ये भी कुछ ख़बरें सुनी हैं, कुछ इतलात मुझे मिली हैं कि फ़र्ज़ करें बोल टीवी है, बोल टीवी से लोगों को निकाला गया। अब लोग अपने तौर पे ये मशावरत कर रहे हैं कि वो इदारे जो कि सहाफ़ियों को या मीडिया वर्कर्स को नौकरियों से निकालेंगे, लोग खुद बज़ोरे कुव्वत उनका ऑपरेशन जो है वो बंद कर देंगे।
आपकी क्या इत्तला है इस हवाले ना, से? हम तो तशद्दुद या हंगामा राई के हामी नहीं है, लेकिन वो कारकुन करेगा, वो मजबूर होगा। वो अपने बच्चों की भूख कैसे बर्दाश्त करेगा, अपने बच्चों को भूखा कैसे देख सकता है कोई आदमी। और वजह की बात यह है कि सबसे बोल शुरू हुआ है सिर्फ 6 माह तक उसने अपने कारकुनों को फैसिलिटेट किया, मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ दी, लेकिन उसके बाद से 2015 से हम आज तक बोल करते आ रहे हैं। पहले हम कहते थे कि बोल के खिलाफ आज़ाद रहते तेरे, अब हम कहते हैं कारकुनों को कि अब तू बोल के ख़िलाफ़, क्योंकि वो कारकुन जिनको SMS के ज़रिए फ़ारग किया गया है, उनके जो ड्यूज़ हैं पिछले 7 साल 8 साल के, जो उनके बेनिफिट्स हैं, उनकी जो तनख्वाहें हैं, और नोटिस देने के बाद जो 2 माह की तनख्वाह है वो 1 रुपया किसी को नहीं दिया गया। लेकिन शकील करार साहब, ये भी तो हमें देखना चाहिए ना, आप एक जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसको लीड कर रहे हैं आप। एक्सप्रेस टीवी है यहाँ पे उसका स्टेशन बंद हो गया, इस्लामाबाद स्टेशन बंद कर दिया गया, सेंट्रलाइज कर दिया गया, यहाँ से सारे लोग जो हैं फारग कर दिए गए, लेकिन इस्लामाबाद के नाम पे अभी भी उनको सरकारी इश्तारात मिल गए हैं। क्या कोई आप खुद किसी अदालत में गए हैं? देखिए, जब कोई हुकूमत आती है ना, जमहूरी हुकूमत हो या निगरान सेटअप हो, मुझे नगान विज़त PM की बात करते हैं, तो उन्होंने किससे मुलाकात की थी? APNS के डेलीगेशन से, जो उनकी चैनल्स की यूनिट बनी हुई है उनकी डेलीगेशन से, मालकान की नुमाइंदा तंजीमों से। क्या उन्होंने किसी कारकुन से मुलाकात की, किसी ग्रुप से मुलाकात की? नहीं। तो ये उनका माइंड सेट होता है कि हमने मालकान को साथ बना के रखनी है। फिर कारकुन साफियों के पास क्या ऑप्शन रह गया? सर, उनके पास ऑप्शन यही है कि वो आज आप किसी के निकले तो दूसरा आपके लिए निकलेगा। जब आप एक आवाज़ होकर एक दूसरे का बाजू बनेंगे, एक दूसरे की ताकत बनेंगे, तो फिर अखबारी मालकान, हुकूमतें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नाज़रीन इकराम, आपने शकील करार साहब की गुफ्तगू सुनी। मैं जो समझ पाया हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री के लिए हालात बहुत बुरे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में मालकान के हवाले से बात नहीं कर रहा, बल्कि मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता जो कारकुन सहाफ़ी हैं या मीडिया वर्कर्स हैं, उनके लिए हालात बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ख़राब है। इस खराबी को ठीक करने के लिए जो हल बताया है शकील करार साहब ने, वो ये है कि सहाफ़ी इकट्ठे होकर हिकमत अमली तरतीब दें, और जिस भी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ कोई भी मीडिया हाउस जो है वो कार्रवाई करता है, सब मिल के उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, तो फिर पाकिस्तान में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कवानीन हैं उन पर अमल दरामद भी होगा। हुकूमतें भी इस बात पर मजबूर होंगी कि कौमी ख़जाने से अरबों रुपए के जो सरकारी इश्तारात मीडिया को दिए जाते हैं, उन इश्तारात को मशरूत किया जाए कि उस इदारे को इश्तार मिलेंगे सरकारी जो अपने कारकुनों की मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और उसके जो वाजिबात हैं उनकी बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस TV चैनल फोर्थ पिलर TV USA का भी अल्लाह निगहबान।